अंकित स्क्रीन यस विजिबल है सर। क्या? दिखाई दे रहा है सर। है ना? ठीक है। एनी आइडिया लास्ट क्लास में क्या पढ़ाई किए थे? नो सर, याद नहीं है मेरे को। ओके। हम लोग ना प्रीवियसली डेटा टाइप ऑपरेटर्स इन सब पे कंसंट्रेट कर रहे थे। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स के बारे में हम लोगों ने देखा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और बिटवाइज ऑपरेटर के बाद आगे आने से हम लोग अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि आप लोग प्रीवियसली कोई एक लैंग्वेज पढ़ के आ चुके हो, जैसे सी प्लस प्लस है या सी है, उसमें जिस तरह से हम लोगों ने कंडीशनल का यूज किया था, वो उसी तरह से जावा में भी यूज होता है। अगर देखा जाए तो सी सी प्लस प्लस और जावा तीनों ही लैंग्वेज में सेम सिंटैक्स यूज किया जाता है फॉर द कंडीशन, चाहे वो इफ एल्स का हो या नेस्टेड इफ का हो या स्विच का हो। ठीक है, वॉट एवर इट मे बी, इंक्लूडिंग द लूप्स ऑल्सो। ओके, तो तीनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिमिलर है। आप अगर सी पढ़ करके आ रहे हो तब भी कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, और जावा या सी प्लस जो भी पढ़ करके आ रहे हो करेंटली आपको कोई इश्यूज नहीं लगेंगे। हाँ, पाइथन अगर हम लोग पढ़ करके आए तो पाइथन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, या पाइथन इन तीनों से थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज वहाँ पे इंडेंटेशन फॉलो किया जाता है और रेंज का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, जैसे हम लोग फॉर में लिखते हैं। आज हम लोग कंडीशंस की तरफ थोड़ा मूव करने वाले हैं। ठीक है, बट बिफोर मूविंग ऑन, रवि आई थिंक आपने शेयर किया था ना, कुछ डाउट था आपका? यस सर। हाँ, क्या इश्यूज आए हैं? सर उसको हम डबल में किए थे, ये डाटा टाइप डबल में था, फिर भी जब वो डेसिमल वाले नंबर डाल रहा है तो डायरेक्ट एग्जिट कर दे रहा है। हाँ, इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने कोड में वेरिएबल्स तो डबल टाइप कर लिया है, लेकिन आप इनपुट जहाँ करा रहे हो इन डॉट नेक्स्ट इंट लिख करके कर रहे हो आप। वहां पे इन डॉट नेक्स्ट डबल होगा ना? यस सर। मिला? हाँ सर। ठीक है, तो वो इशू है, उसके चलते वो वहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है। तो वो रिटर्न बस उसको इन डॉट नेक्स्ट इन की जगह इन डॉट नेक्स्ट डबल आप कर देंगे तो वो हो जाएगा सॉर्ट आउट। यस सर। ठीक। हम्म। और कुछ इश्यूज? सर और वो राउंड ऑफ को लेके था। हम्म। कुछ हमको देखना पड़ेगा क्या था। 5 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स को जैसे डबल में आ रहा है उसका डाटा टाइप, तो वो राउंड ऑफ करना था उसका डेसिमल को। हम्म। तो एक एग्जांपल दीजिए, जैसे मान लीजिए कि मेरा अगर एवरेज मार्क्स आ रहा है 56.57, यस सर। तो तो ये वो आंसर क्या आना चाहिए? 57? हाँ, 56.57 है तो 57 हो जाएगा वो। है ना? ठीक है। हम कोड विंडो शेयर किए हैं, इस पे हम कोशिश करते हैं बनाने का। ठीक है, तो लेट्स से नो डबल टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं, हम 3 वेरिएबल पे काम कर देते हैं। जो 3 के लिए बात होगा वही बात 5 के लिए भी हो जाएगा, M1 M2 M3, और एक एवरेज एवीजी। हो गया। अभी हम यूजर्स इनपुट नहीं लेकर के हम सेफ साइड यहाँ पे इनपुट डाल दे रहे हैं अपने से। ठीक है, जैसे 76.5 या सॉरी 0.50 ये आ सकता है। M2 इक्वल टू 33.0 एंड M3 इक्वल 58.50। ओके, समथिंग लाइक दिस। तभी हम क्या करेंगे, एवीजी निकालेंगे। एवीजी इक्वल, है ना, M1 प्लस M2 प्लस M3 होल डिवाइडेड बाय 3 या 3.0 होगी, डबल डेटा टाइप में चाहिए।
तो ये तो जो रिजल्ट देगा वो हमको फ्रैक्शन में दे देगा, है ना, हमको राउंड करना है। तो राउंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसी वेरिएबल में एक नए वेरिएबल में हम ले सकते थे, एवीजी इक्वल टू मैथ डॉट राउंड, ठीक है, ब्रैकेट एवीजी। हम यहाँ पे पहले एक बार प्रिंट करा ले रहे हैं एवरेज को, जो एक्चुअल निकला। ठीक है, फिर इसी चीज को हम कॉपी पेस्ट करके राउंड फंक्शन के बाद लगा देते हैं एवरेज मार्क्स आफ्टर राउंडिंग ऑफ। ठीक है, रन करके देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। ओके, एरर आ गया है यहाँ पे, आई थिंक एम कैपिटल होगा, मैथ क्लास। ओके, तो एक्चुअल में भी मेरा वही आ रहा था और कंपेयर करने पे भी वही आ रहा था। मैं एक वैल्यू चेंज कर देते हैं ये चेंज करते हैं, फिर से रन करते हैं। ठीक है, ठीक, फर्स्ट समझ में आ रहा है रवि? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ना मैथ डॉट राउंड फंक्शन जो है एक मैथमेटिकल इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन है, जिसके सहारे से हम लोग एक नंबर को, एक फ्रैक्शनल वैल्यू को लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तब। ओके, ठीक है, ये हो गया। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, कंडीशनल्स के बारे में, कंडीशंस कैसे काम करेगा। तो बेसिकली हम इस पूरे चीज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं जब भी पढ़ाते हैं इस चीज को, कि सीक्वेंशियल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग है, ठीक है, सिलेक्शनल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग है, एंड आइटरेटिव टाइप का प्रोग्रामिंग है। आप अगर एक प्रोग्राम बना रहे हो तो वो किसी न किसी इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी को डेफिनेटली बिलोंग करता होगा। अब किसमें बिलोंग कर रहा हो पता कैसे चलेगा? यूजुअली क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ जाता है बात कि कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। हैविंग सेड दैट, जरूरी नहीं कि ये 3 कॉम्बिनेशन में से एग्जैक्टली किसी एक पे बैठे, बिकॉज इट कुड बी a कॉम्बिनेशन ऑफ लूप्स एंड कंडीशन, इट कुड बी a कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस एंड लूप। तो बोलोगे सर एक ही बात तो बोल रहे हैं, दो चीज को आगे पीछे बोले तो क्या फर्क है? नहीं, फर्क है। कभी क्या हुआ, एक कंडीशन पूछा गया कि अगर ये बात सही है या ये कंडीशन ट्रू है, तब एक लूप चला करके काम करना है। लूप तो चलाया जाता है जहाँ पे एक काम को मल्टीपल टाइम्स करना हो। तो पहले कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, उसके बाद हमारा लूप चलता है। ऑन दी अदर हैंड, एक लूप चला रहे हैं, लूप के अंदर या लूप के बाद एक प्रोग्राम में हम लोग कंडीशन जोड़ दिए हैं जिसका डिपेंडेंसी लूप के साथ है। तो अगेन 2 अलग अलग काम हो रहा है, एक कंडीशन पे डिपेंडेंट फिर लूप चलेगा, दूसरे में सॉरी, दूसरे में लूप चल रहा है और या तो उसके अंदर कंडीशन टेस्ट हो रहा है या उसके बाहर लूप चलने के बाद कंडीशन टेस्ट हो रहा होगा। ठीक है ना? तो लेकिन कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन हाँ इन्हीं 3 कैटेगरी में से बिलोंग करेगा। अब ये सिक्वेंशियल टाइप का प्रोग्रामिंग क्या है? तो ऊपर में जो एग्जांपल बना हुआ दिख रहा है ये सिक्वेंशियल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग है। सिक्वेंशियल क्यों बोल रहे हैं? ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, व्हाट हैपेंड?
दोबारा से स्क्रीन शेयर किए हैं, आई होप सो विजिबल होगा। ठीक है अभी? यस सर। ठीक। तो हम लोग इन तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे। ये ऊपर में जो लिखा हुआ प्रोग्राम है ये ना सीक्वेंशियल टाइप का प्रोग्राम है। इसको सीक्वेंशियल क्यों बोल रहे हैं? इस प्रोग्राम का एक्चुअली क्वेश्चन क्या बनता अगर हम लोग देखते तो क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा होता है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स एंड कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स। ठीक है, इसमें हम लोग सिंपल सा कैलकुलेशन वाला काम दिया गया है ना, कंप्यूटेशन वाला काम दिया गया। कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं बोला गया है कि अगर ऐसा होता तो उसका मार्क्स कितना आएगा, या उसका मार्क्स इतना है तो उसका ग्रेड कितना है, उसका परसेंटेज अगर, या उसका एवरेज मार्क्स इतना है तो उसका डिवीजन बताओ, फर्स्ट क्लास है कि सेकेंड क्लास है, ऐसे करके कोई कंडीशन वाला बात नहीं पूछा गया हम लोगों को। सिंपल सा कुछ चीजों को इनपुट करना है, इनपुट करने के बाद कुछ कैलकुलेशन, कुछ प्रोसेसिंग होगा और उसपे जो रिजल्ट निकल करके आएगा उसको एज आउटपुट दिखा देना है। आइडिया बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी प्रोग्राम हम लोग देखते हैं जिसमें कोई कंडीशन या रिपीटेशन ऑफ टास्क नहीं हो, एक सीक्वेंस में काम हो रहा हो। सीक्वेंस में मतलब वन आफ्टर द अनदर लाइन, ऐसा कोई भी लाइन नहीं है इसमें से जो स्किप आउट हो रहा हो। स्टार्ट से लेके अगर हम एंड तक देख रहे हैं तो सारा का सारा लाइन एग्जीक्यूशन जो है सीक्वेंस में हो रहा है। कोई भी ऐसा लाइन बीच में से नहीं है जो कि स्किप आउट हो रहा है। ठीक है, और इसमें से कंप्यूटेशन वाला काम करके हम लोग जो रिजल्ट आता है उसको दिखा देते हैं। तो ये काम हो गया सीक्वेंशियल। तो ऐसा कोई भी प्रोग्राम हम लोग जैसे देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एरिया, वॉल्यूम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब जो क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली मिलता है, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो ये सब प्रोग्राम्स में क्या है, कंडीशन नहीं लगे हुए। लेकिन अगर ऐसा बोल दे कि राइट प्रोग्राम टू कंप्यूट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर और कंपेयर करके बताओ दोनों में से एरिया बड़ा किसका है। ठीक है ना, एरिया बड़ा किसका है। देन यहाँ पे कंपेयर करने वाला बात आ गया, एक कंडीशन पूछ दिया कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। हमको तो भाई चेक करना पड़ेगा ना, शर्त लगाना पड़ेगा, कंडीशन बैठाना पड़ेगा कि भाई कंपेयर कैसे किया जाए। तो हमको क्वेश्चन में बोला दोनों में से बड़ा कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू calculate the area of a square and a rectangle and compare which one is bigger। ठीक है, दोनों का एरिया कंपेयर करके बताना बड़ा कौन सा है। तो जब तक एरिया कैलकुलेट करने बोला तब तक ये प्रोग्राम सीक्वेंशियल था। यहाँ तक का प्रोग्राम अगर देखा जाए तो ये सीक्वेंशियल टाइप ऑफ प्रोग्राम है। लेकिन जहां नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कंपेयर, ठीक है, कुछ वर्ड्स आप लोगों को प्रोग्राम या क्वेश्चन में पकड़ना पड़ेगा। कंपेयर बोला, फाइंड बोला, इक्वालिटी बोला, ठीक है ना। तो ऐसे सिर्फ टर्मिनोलॉजी से पता चलता है कि यहाँ पे ना कंडीशंस लग रहा है, सिलेक्शनल स्टेटमेंट्स आएंगे और हमको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने का कॉन्सेप्ट क्या है, वही है जो हम प्रीवियसली जानते थे। जल्दी से इस पे वर्कआउट कर लेते हैं। हम लोग को पढ़ना है लेट्स से इफ स्टेटमेंट। ठीक है ना, ठीक है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, if सॉरी, नेस्टेड इफ, है ना। 1 2 3 4 हो गया। अगेन आई गॉट डिस्कनेक्टेड आई थिंक। ठीक है, अच्छा ठीक है, तब तक हम लोग रिकनेक्ट हुए, तब तक कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट वाला क्या है हमारे पास है, स्विच स्टेटमेंट। आप लोगों ने ये टर्मिनोलॉजी पहले भी सुना होगा, स्विच स्टेटमेंट। तो ये 5 टर्मिनोलॉजीज हैं जो सिलेक्शनल कैटेगरी के अंदर आते हैं।
ठीक है, पहला जो इफ है वो सिंपल सा कंडीशन है, इफ और एक कंडीशन उसके साथ लगेगा, तुरंत से हम फिर से रिकनेक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा इंटरनेट का इशू यहाँ पे चल रहा है, थिंक सो उसी पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, दोबारा से स्क्रीन शेयर कर दी है। ओके, तो कंडीशन हम लोग को यहाँ पे क्या बोल दिया है कि कंपेयर करना है दोनों में से बिगर कौन सा है। तो अब इसमें से कौन सा कंडीशन लगे, सर इफ लगे, इफ एल्स लगे, इफ एल्स इफ लगे, नेस्टेड इफ लगे, या स्विच से बनेगा। तो अभी तो स्विच अलग छोड़ दे रहे हैं, बाकी चार एक जैसा लग रहा है, उस पर ही थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो ये पता कैसे लगा है सर कि हमको इफ एल्स या नेस्टेड इफ या ऐसा कोई इफ एल्स इफ लगा करके काम कर रहे हैं, चारों में से कौन सा यूज करेंगे। सी, जब हमको क्वेश्चन पढ़ने से लगे कि दो बातें हैं, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है ट्रू, तो हम वहां पे इफ एल्स लगा लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ओनली टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, आइदर हेड और टेल। ये हम लोग को खुद से इवेलुएट करना पड़ेगा, कोई लिख के नहीं देगा हम लोगों को। ठीक है ना, ये इतना तो क्रिटिकल थिंकिंग हम लोग को रखना पड़ेगा, इतना बेसिक लेवल का। ठीक है, तो व्हेन वी टॉस अ कॉइन, देयर इज ओनली टू पॉसिबिलिटीज, जिसमें से कोई एक फेवरेबल हो सकता है। एक बार में या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा। ठीक है, तो या तो अगर हेड आया तो क्या होगा, अदरवाइज टेल्स आने से क्या होगा, कुछ इस तरह से लोग डिस्कस करके रखते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लगे दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये होगा या ये होगा, तो वहां पे इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करेंगे। इफ कहाँ यूज करेंगे, जहां आपको सिर्फ एक ही बात पे साबित करके दिखाना है कि अगर ये बात सही है तो इतना होगा, गलत होने से क्या होगा वो हमको नहीं दिखाना है। ठीक है ना, गलत होने से क्या होगा वो हमको नहीं दिखाना है। तो
आगे चल करके ऐसा कुछ मिलेगा कंडीशन जहाँ पे हम लोग को सिर्फ इफ का यूज मिल जाए, बट कॉमनली हम लोग जब एक कंडीशन को रखते हैं तो यूजुअली वी यूज इफ एल्स, जहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, दोनों में से कोई एक। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, पता कैसे चला? हमको कंपेयर करना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो टर्म तो ऐसे ही है कि दोनों में से बड़ा कौन है, या तो स्क्वायर बड़ा होगा या रेक्टेंगल के एरिया बड़ा होगा। तो इफ एल्स में हम लोग इसको चला लेंगे। ठीक, अगेन इसका अगर क्रिटिकलिटी देखा जाए तो अगर हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं सपोज, ठीक है, तो इसको और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। लेट्स से ए ओ आर इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कुछ निकल करके आएगा, और मेरे पास ए ओ एस है, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू सोच लो, चलो हम लिख के देख लेते हैं। लेट्स से ये आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट नहीं जाते हैं, और ये आएगा 45। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो 45 यूनिट है स्क्वायर यूनिट, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है 25 स्क्वायर यूनिट है। तो डेफिनेटली हम लोग को देखने से पता चल रहा है क्या कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बड़ा है इस मामले में। लेकिन अगर इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे इसको 56 और इसको हम 76 कर देते हैं, देन तो डेफिनेटली एरिया ऑफ स्क्वायर भी बड़ा है, जैसा कि कैलकुलेशन या वैल्यू से दिखाई दे रहा है कंपेयर करने पे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर एक किसी वक्त बड़ा हो सकता है, किसी वक्त एरिया ऑफ रेक्टेंगल बड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वैल्यू यूजर्स आर गिविंग। कोई और तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, रवि और अंकित? सोच के बताओ। हो सकता है। नहीं सुनाई दे रवि, फिर से बोलिए। दोनों इक्वल हो सकता है। एग्जैक्टली, दोनों इक्वल भी तो हो सकता है। तो इसको भी अगर हम 56 कर दिए तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी अब दिख गया, या तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बड़ा होता या एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा होता, या दोनों इक्वल बराबर है, कोई आपस में बड़ा नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हम पहले तो बात बोले दो की बेसिस पे, लेकिन सर आप जब सॉल्व कर तो तीसरा पॉसिबिलिटी आप लेकर के आ रहे हैं। तो जब तीसरा चौथा पांचवा ऐसे दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी जब आ जाए, तब वहां पे इफ एल्सिफ का यूज कर लेना बेहतर है। अभी हम सिर्फ डिफरेंस इफ एल्स और इफ एल्सिफ में बता रहे हैं, नेस्टेड इफ और स्विच को भी थोड़ा सा साइडलाइन कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे इवेल्युएट करके। फिलहाल अभी हम लोग ये समझना है कि कहाँ पे इफ, कहाँ पे इफ एल्स और कहाँ पे इफ एल्सिफ लगेगा। तो ये जो प्रोग्राम हम लोग को बोला यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो था कि हम लोग इफ एल्स बना करके छोड़ सकते थे, लेकिन आपको हर एंगल से, हर पर्सपेक्टिव से सोचना है क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता था। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बड़ा हो सकता था, या फिर एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा हो सकता था। एक तो और ऐसा भी तो आ जाए, यूजर जाने अनजाने या डेलिबरेटली जानबूझ करके दो ऐसा वैल्यूज डाल दे जहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी उतना ही आ जाए जितना एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाए। तब तो हमको बताना पड़ेगा ना कि भाई दोनों में से कोई बड़ा या छोटा नहीं, दोनों बराबर है। तो हम लोग को हर पॉसिबल एंगल को कवर कर लेना बेहतर होता है। भले क्वेश्चन में उतना पूछा नहीं होगा, लेकिन बेटर कि हम लोग उसको बता दें। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपेयर या इस प्रोग्राम को अगर बनाते हैं तो कैसा बनता है, सिंटैक्स अगर देखें जल्दी से। ठीक है, एक दो सिंटैक्स पे काम करेंगे, और उसको क्योंकि बहुत बेसिक चीज है, हम लोग को सिलेबस बहुत सारा चीज पढ़ना है। अभी प्योर जावा के कॉन्सेप्ट हम लोग घुसे ही नहीं है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट दो क्लास के अंदर हम चाह रहे हैं कि हम लोग वहां तक पहुंच पाए, तो जल्दी जल्दी इन सब चीजों को कवर अप करेंगे। हैविंग सेड दैट, आई एम हैविंग गुड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप लोग फंडामेंटल्स जो है, इफ एल्स, लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब जो है, फंक्शंस है, अरेज है, ये सब बेसिक चीज जो है किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से आप लोग नॉलेज रख करके आ रहे हो। हम लोग काइंड ऑफ जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे चीज हूबहू वैसे ही है लगभग जैसा कि प्रीवियसली स्टडी लैंग्वेज में रहा है। तो आपके पास एक पैरामीटर रहा जहां से लोग उठा सकते हैं इन सब चीजों को, है ना, क्विकली ना। इंट वेरी डेटा टाइप में लेकर के लोग चलेंगे। स्क्वायर के लिए लोग साइड ले लेते हैं, लेंथ, विड्थ, ठीक है, और
AOR एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए, AOS एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए एक नेविजिबल सफिशिएंट है। यूजर से इनपुट कराते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अपने से, ठीक है ना। साइड इक्वल, लेट्स हम ले रहे हैं 13, है ना। LEN इक्वल 7, WID इक्वल 9, छोटा हो जाएगा 11 ले लेते हैं, ठीक है। जब सारा वेरिएबल का वैल्यूज इनपुट करा लिए हैं, तब क्या करें, कंप्यूट करेंगे तो AOR विल बी इक्वल टू LEN into WID, width, length into width, है ना। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइड into साइड। प्रिंट कर देते हैं, है ना। तुरंत से इसी कॉपी पेस्ट करते रहे। ठीक है, यहाँ तो क्या हो गया, हम लोग कंप्यूट वाला काम कर लिए, अब कंपेयर वाला काम भी करना है। तो क्या करेंगे, इफ ब्रैकेट में, ये सिंटैक्स लिखने का तरीका, AOR इक्वल, बस सॉरी कौन सा बड़ा है ये चेक करना है ना, ग्रेटर देन AOS। अगर ये बात सही है तो क्या करेंगे हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज बिगर देन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब ये बात अगर गलत है तो फिर हम क्या करेंगे, I could have simply written this part also। ठीक है, चेंज कर देंगे, AOR कर देंगे और यहाँ पे एरिया स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, रन करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। I think I've got disconnected once again। ठीक है, तो अभी करेक्टली हमको आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज बिगर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, दोनों का एरिया हमको दिखा दिया वहाँ पे 169 और 77 स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का रिस्पेक्टिवली। तो उसके बेसिस पे आंसर सही दे रहे, एरिया स्क्वायर जो वो
लेते हैं और इसमें भी हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 है 10। अब प्लेयर कॉमन दिखाएगा, है ना, बराबर दिखाएगा। रन करते हैं, दोनों में 100 दिखा रहा है, लेकिन मेरा आंसर तो भी गलत दे रहा है ना, एरिया स्क्वायर इज बिगर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, ये बात सही नहीं है। अगेन इसमें फोकस इस पे कीजिए आप लोग वापस कोड पे आकर के, कि वो एक्चुअली एरिया ऑफ स्क्वायर इज बिगर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब वो एल्स वाला पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है, इस वाले पार्ट को नहीं कर रहा है। ऑल तब भी उसका आंसर गलत ही है, बिकॉज दोनों तो एरिया बराबर है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहिए था, एक एल्स के साथ। अब इफ एल्स इफ कैसे चलेगा, तो एल्स इफ क्या हम कर देंगे, ए ओ एस अगर बड़ा है ए ओ आर से, तो भाई एरिया स्क्वायर इज बिगर देन ए ओ आर। वरना अब क्या पॉसिबल बचा, एल्स हम सिंपल से प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बोथ आर इक्वल ना, बोथ आर इक्वल। सी गॉट इट, यहाँ तक अंकित कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तभी आगे बढ़े। यस सर। ओके, ये कंडीशंस हम लोग यहाँ तक बना लिए हैं। अब इन कंडीशंस में हम लोगों को ऑपरेटर्स का इंटीग्रेशन करना है। हम अपने कंडीशंस में मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगाएं, मतलब इस बात को साबित करने के लिए 2-3 कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। ठीक है ना, 2-3 कंडीशन होना जरूरी है। तो 2-3 कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पे है कि एक बात पूरा करने के लिए कि अगर 3 कंडीशन का होना जरूरी है, तो एक बेसिक सा पॉसिबिलिटी के तीनों कंडीशन को एक साथ लिख करके, 3 कंडीशन पे एक साथ लिख करके तब उसके अंदर सॉल्यूशन या जो भी मांगा जा रहा था वो चीज को फुलफिल किया जाए। अदरवाइज उससे बेहतर ऑप्शन भी कुछ है क्या, ऑल्टरनेट भी कुछ हमारे पास है क्या? हाँ, तो उसका ऑल्टरनेट है कि हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर जाए। जब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो नेस्टेड इफ जो हम लोग लगा सकते थे, उस चीज को वो काफी हद तक मिनिमाइज कर देता है। नेस्टेड इफ लगाने का मतलब ये होता है कि आप अपने कोड को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हो। एक छोटे से शर्त के लिए आपने, एक छोटे से बात को साबित करने के लिए आपने 5 कंडीशन 5 इफ लगा लिया होगा। उतना लाइन्स लिखने से अच्छा है, उतने इंडेंटेशन ब्रैकेट्स देने से अच्छा है कि आप एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करो जहां पे सारे कंडीशंस एक साथ एक लाइन में इकट्ठा आ जाए। तो वो बात क्या है, नेस्टेड इफ का रिप्लेसमेंट या ऑल्टरनेट या उसका बेहतर सॉल्यूशन जो है वो क्या है, हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर लगा लें, लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट एंड लॉजिकल और। ठीक है ना, तो अब इस चीज को टेस्ट कैसे किया जाए। ठीक है, तीनों में अगर हमको बोला जाए तीनों में बड़ा कौन है, तो एरिया ऑफ एक और निकाल लेते हैं हम लोग, क्या चीज, एरिया ऑफ सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, ए ओ सी एरिया ऑफ सर्कल इक्वल, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग के पास है 3.14 इंटू इंटू आर इंटू आर, है ना, पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, आर का वैल्यू हम लोग को चाहिए होगा, तो आर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा।
R इक्वल्स, इसको 9 वैल्यू दे रहे हैं। तो AOC हमारे पास जो है वो एक डबल डेटा टाइप का वेरिएबल होगा। ठीक है, ये हो गया। और हम यहाँ पे प्रिंट भी करा देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू प्लस AOC। ठीक, तो एक बार प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से हम लोग इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा बात इस पे। ओके, आर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए। ठीक है, एरिया 13 है। अब लोगों को कंडीशन पे ध्यान रखना है। तो बोला क्या, तीनों में बड़ा कौन है ये बता दूं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो सर्कल बड़ा होगा एरिया, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या एरिया ऑफ स्क्वायर, ये तीनों बराबर होंगे, यही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तब इसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो पहले हम चेक करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबसे बड़ा है कि नहीं। तो पहले चेक की क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल बड़ा है एरिया ऑफ स्क्वायर से, एंड साथ ही साथ लॉजिकल एंड क्या AOR एरिया ऑफ रेक्टेंगल बड़ा है AOC से भी। तब हम इस बात को बोलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज बिगर देन बोथ, देन अदर टू। बाकी दोनों से एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिगर है। ठीक है ना। एल्स इफ, फिर यहाँ पर चेक कर रहे हैं एरिया ये एंड एरिया ऑफ स्क्वायर should be greater than area of रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे फिर एक और नया क्या जुड़ेगा, एरिया ऑफ, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल इज बिगर देन AOC greater than AOS, logical and AOC should be greater than AOR। तब जाके हम बोल पाएंगे एरिया ऑफ सर्कल इज बिगर देन ठीक है, ये हो गया। अगर ये शर्त भी पॉसिबल नहीं होगा तब जाकर के हम लोग एक्सटेंड करते और प्रिंट करते एल्स पार्ट ऑल द थ्री आर इक्वल। Sorry, system dot out dot print all values, all areas are equal। ठीक है ना, रन करके देखते हैं हम। तो कैलकुलेशन के हिसाब से दिखाई दे रही है एरिया ऑफ सर्कल इज बिगर, आना भी चाहिए यही आंसर, ऑल वैल्यूज आर इक्वल। क्यों ऐसा हो गया, कहाँ मिस्टेक, ओके यहाँ पे उन्होंने एक मिस्टेक कर दी।
सी एरिया सर्कल इज बिगर देन द अदर टू, है ना। एरिया दोनों का दिखाई दे रहा है और एरिया उसके बेसिस पे हम दिखा पा रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल जो है बाकी दोनों से बड़ा है। So this is how we can implement the use of conditional as well as combination of logical operators. ये जो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया था लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड कहाँ यूज करेंगे रवि, यही आइडिया लॉजिकल एंड कहाँ यूज करते होंगे? रवि यस सर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर को कहाँ यूज करते होंगे? सर जब दोनों में से एक कॉमन निकालना होता है। नहीं, लॉजिकल कंडीशन जैसे लॉजिकल ऑपरेटर देखिए हम लोग कहाँ यूज किए, यहाँ पे लॉजिकल एंड यूज किया ना। लॉजिकल एंड क्या बोलता है कि उससे पहले जो कंडीशन है और उसके बाद जो कंडीशन है दोनों का ट्रू होना जरूरी है। अगर सिर्फ पहला वाला हिस्सा ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला वाला फॉल्स दूसरा ट्रू, अगर ऐसा कोई आता है तो वो काम नहीं करेगा। लॉजिकल एंड में क्या है, जितने भी इनपुट कंडीशन है सभी ट्रू होने चाहिए, या यूं कह दे कि अगर एक भी इनपुट कंडीशन मेरा फॉल्स होता है तो एंटायर कंडीशन जो फॉल्स हो जाएगा, तो आगे कंपेयर ही नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसमें देखते हैं इफ वाले पार्ट में लाइन नंबर 17 में, इफ AOR इज ग्रेटर देन AOS, अगर AOR AOS से बड़ा नहीं होता कंडीशन फॉल्स होता, ट्रस्ट में ये आगे चेक करता भी नहीं। लॉजिकल एंड दिखा पहला ही टर्मिनोलॉजी उसका फॉल्स हो गया, तो आगे वो कंपेयर करके क्या कर लेगा, बिकॉज कंडीशन क्या बोलता है यहाँ पे कि दोनों का दोनों बात या जितने भी बात एसोसिएटेड है लॉजिकल एंड के साथ सभी बात या सभी कंडीशन ट्रू होने चाहिए। एक भी फॉल्स तो वो एंटायर स्ट्रक्चर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो क्योंकि हम लोग चेक किए कंडीशन पहला वाला फॉल्स निकला यहाँ पे, तो फिर हम लोग आगे आ गए इसमें एल्स इफ में आ गए, एल्स इफ से कंपेयर करके निकले तो फॉल्स हो गया या तो पहला वाला या दूसरा वाला। ठीक है, तो दोनों कंडीशन अगर मेरा ट्रू होगा तो वो प्रिंट करेगा एरिया स्क्वायर इज बिगर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो वो आगे का कंडीशन जो है उसको चेक कर रहा है। अगर ये ट्रू है तो भाई प्रिंट कर देगा एरिया ऑफ सर्कल ये बड़ा है। कोई डाउट यहाँ तक में? नो सर। ठीक है ना। ठीक है, तो ये हम लोग आज देखिए कंडीशंस को हम लोग यूज कैसे करते हैं, इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं मल्टीपल कंडीशन पे। एक बहुत बेसिक सा रेफरेंस लेकर के दे पाए, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। बहुत क्वेश्चंस इससे भरे पड़े रहते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग ईच एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एज मेनी एज पॉसिबल। 1 घंटे क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन करके एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, आप लोगों को भी बेहतर तरीके से पता है। हम लोग का एक्चुअली एम क्या है, कॉन्सेप्ट को है क्लियर करते हुए आगे बढ़ना। अगर कॉन्सेप्ट टच करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ पे छूटेगा ही छूटेगा मोस्ट लाइकली। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं जहाँ से लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल पाए, मैक्सिमम चीजों को सॉर्ट आउट कर सके, समझ सके। ठीक है ना, तो ये रहा हम लोग कंडीशंस का। नेक्स्ट कंडीशन जो बचा है स्विच और नेस्टेड, सॉरी स्विच एंड नेस्टेड इफ, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और लूप को कोशिश करेंगे इंट्रोड्यूस करने का। एंड बाय दैट नेक्स्ट क्लास जब हम लोग का स्टार्ट होगा स्विच से रिलेटेड नेस्टेड स्विच का कॉन्सेप्ट पे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सजेशन यही रहेगा कि नेक्स्ट क्लास में सभी लोग प्रेजेंट रहें, एक इंटरेस्टिंग